पहली वाली वीडियो में हम लोग डायमेंशनल फार्मूला डायमेंशनल इक्वेशन के बारे में काफ़ी डिटेल में अच्छे से बात कर चुके हैं। जितना वहाँ समझाया तो मुझे उम्मीद है कि वहाँ उसमें से आपको कोई भी डाउट्स नहीं आएगा। मैंने उसमें शॉर्ट ट्रिक भी बताई है कैसे क्या सॉल्व करते हैं, आखिरकार एमसीक्यू कैसे टैकल करते हैं। लेकिन उनमें से एक क्वेश्चन मैं देख रहा था तो मुझे काफ़ी अच्छा एक क्वेश्चन लगा है कि इफ़ टीना इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी हुज वैल्यू एट टी टाइम इज दिस। और मतलब इसका कहने का मतलब है जो टीना एक क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी है एक। अभी जब तुम लोग बड़ी हो जाओगे तब इसके बारे में पढ़ोगे। अभी 10 तक तुम लोग पढ़ के ही क्या है, कुछ भी नहीं पढ़ के आए हो। ये सब चीज़ें तुम लोग बाद में पढ़ते जाओगे हैं। टाउ पढ़ोगे, टीना पढ़ोगे, रीना नहीं रीना तो नहीं पढ़ोगे, अर्ज मोल पर हर्ज स्क्वायर। तो इतना दिया गया, ये 4 नंबर का क्वेश्चन था। तो कई लोगों के एक काफ़ी चर्चित क्वेश्चन था और काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन था। तो इस वीडियो के आखिरी में बने रहें क्योंकि आखिरी में मैं बहुत अच्छी टिप्स बताऊंगा जिससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात भी बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन है, इसमें तुमसे क्वेश्चन पूछा गया कि इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालो। पहली बात तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले आएगी, तुम देख के घबरा जाओगे, क्योंकि पहली बात हम इस टीना नाम की इस फिजिकल क्वांटिटी को जानते नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि इसका इतना साइज़ बड़ा है तो हम वो भी नहीं जानते हैं। तीसरी चीज़ कि हम इसका फार्मूला ही नहीं जानते हैं। और आज तक हम तुम्हें सिखाए थे अगर सबसे पहले तुम्हें फार्मूला जानना है फिर उसके आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। लेकिन सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आएगा हमारे पास तो इसका फार्मूला है नहीं, हम कुछ नहीं जानते हैं। और जो तुम 4 नंबर होगे तुम वहीं लेफ़्ट करके चले आओगे, और यही जो 4 नंबर तुमने लेफ़्ट किए तुम्हारी रैंकिंग हो जाएगी बहुत पीछे। ये देखो, सबसे पहले दिमाग में से निकाल दो कि सिर्फ देखो कोई टॉपिक या कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी है। शायद वहाँ नहीं पूछे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमें। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझो आखिरकार क्या है। तो आखिरकार तुम्हें इसका क्या निकालना, तुम्हें निकालना डायमेंशनल फार्मूला। और तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हो, मैं बता दूंगा जब मैं आखिरी में सॉल्व कर दूंगा ये। तो इसमें कोई भी रटने वाली बात नहीं है। हम जानते हैं कि कोई भी क्वांटिटी होती है उसमें 2 चीज़ होती हैं, एक मैग्नीट्यूड होता है और दूसरी होती यूनिट। आखिरकार इन्हीं यूनिट में तो फंडामेंटल छुपी हैं, जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है इसी में तो छुपी हैं। आखिरकार मतलब जब भी तुम्हारे ऐसा कोई भी क्वेश्चन टाइप का आए तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना, जो आखिरी में यूनिट दी है उसको पकड़ लेना है। न्यूटन स्क्वायर, मीटर क्यूब, अर्ज, एम्पियर और मोल और पर्स हर्ड स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग किस पे बात करते हैं, न्यूटन की। तो न्यूटन की तुम्हें आखिरकार इसका क्या जानना है, सबसे पहले जानना है कि न्यूटन का डायमेंशनल फार्मूला क्या। तो जानते हो न्यूटन मतलब फोर्स होता है, फोर्स मतलब एम ए होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका होता है एम एल टी माइनस 2। तुमने सबसे पहले क्या निकाल लिया, तुमने इस पहले वाले कर लिया है। तुम्हारे पास पाया है मीटर क्यूब। तो मीटर जानते हो लेंथ का होता है, लेंथ मतलब एल और एल की पावर 3। तो तुमने ये दूसरा निकाल लिया है। फिर तुम्हारे दिमाग में आता है कि अर्ज। अर्ज तुम जानते हो कि अर्ज एनर्जी की यूनिट होती है। तुम इसमें कोई भी एनर्जी लिख सकते हो, जैसे हम लिखते हैं 1/2 mv²। क्या देखते हैं 1/2 mv², इसका होता है मास, लेंथ और t माइनस 2। ये हमने किसका लिख लिया, हमने लिख लिया ये एनर्जी का। सिंपल से देखो, आखिरकार जितनी पुरानी वीडियो देखी उससे क्लियर हो गया। देखो mv² जैसे कन्फ्यूजन हो रही हो तो मास है, और वेलोसिटी का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब l/t। तो l² और t माइनस 2 हमने लिख लिया है। उसके बाद हम अर्ज पे आ गए। फिर हम बात करते हैं ए फॉर होता है एम्पियर, और ये फंडामेंटल इसका ए का यही रहेगा, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला ए रखे जाएगा। फिर तुम्हारे दिमाग में आता है मोल, कि क्या है, मोल है। तो मोल भी एक फंडामेंटल है, तो फंडामेंटल को सेम टू सेम लिख देते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाते हैं। जो हम चेंजेस लाते हैं वो डायरेक्ट से फंडामेंटल की तरफ ले जाते हैं, इसलिए कभी फंडामेंटल में चेंज नहीं किया जाता। फिर आता है तुम्हारे हर्ज स्क्वायर। हर्ज जानते हो, मतलब हर्ज मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की जो होती है, देखो फ्रीक्वेंसी मतलब होती है 1/t। तो इसका हो जाएगा 1/t², मतलब इसका t माइनस 2। जितनी भी तुमने जितनी भी ये क्वांटिटी निकाली हैं, जितनी भी निकाल रखी हैं, उन सबको लाके एक जगह मर्ज कर दो। सबसे पहले m l t माइनस 2, फिर l की पावर 3, फिर हमने लिखा है अर्ज ml² t माइनस 2, और फिर एम्पियर।
और नीचे देखो, नीचे हमें क्या देखने को मिलता है, नीचे हमें देखने को मिलता है मोल और फिर T-2। अब तुम इसमें अगर कोई कैंसिल आउट होते हैं देखो तो कैंसिल आउट कर दो, वरना कैंसिल आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं। देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया है। तो आखिरकार हमने क्या देखा है, हमने देखा है देखो मास को एक एक तरफ ले आओ, और कहीं बचा नहीं, तो m²। फिर तुम्हारे पास बचा है l पे 1 3 2 5 6 l⁻⁶, और फिर हम मतलब इतना हमने एल कवर कर लिए। फिर हमारे पास बचा है t⁻⁻²। ए फॉर एम्पियर वो फंडामेंटल है, मोल को पर मोल ऐसे लिख सकते हो। इसका मतलब है जो टीना एक फिजिकल क्वांटिटी है, जो टीना एक फिजिकल क्वांटिटी, उसका डायमेंशनल फार्मूला रहा ए, और ये पूरी मिला के हम क्या कहेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन। तो मुझे उम्मीद है कि इसको करते हुए तुम लोगों को कुछ ज़्यादा ही मज़ा आया होगा और तुम एक आईआईटी लेवल तक के आईआईटी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हो। लेकिन मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताऊं कि ये क्वेश्चन कभी भी आईआईटी में आया ही नहीं है। तुम कहोगे कि आखिरकार फिर सर आपने यहाँ आईआईटी क्यों लिख दिया था, ताकि बेटा तुम अगर 3 इडियट मूवी देखी हो तो उसी हिसाब से जैसा तुम्हारा हाल है। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, जैसे ही मैंने वैल्यू चेंज करी, इसको थोड़ा डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स घुमाने की कोशिश करी, तुम्हारा दिमाग घूमने लगा, और जैसे ही तुमने आईआईटी का देखा हो तुम्हारा सिर और ज़्यादा घूमने लगा होगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि एक किसी भी किताब में और कहीं भी एग्ज़ाम में नहीं आया, मैंने खुद अपने दिमाग से सोच के बनाया था। अगर किसी बुक में हो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन खुद फ्रेम किया, तो इसलिए घबराए नहीं। ये सिंपल सा था, मतलब इसका मतलब ये है कि तुम अगर कोई भी चीज़ दी हो, जैसे मान लो फोर्स दिया है, कोई फोर्स दिया हो तो मैं पता नहीं कि कौन सा फोर्स है। जैसे हमने दे दिया है ग्रेविटेशनल फोर्स, मान लो हमने बोल दिया सेंटीपिटल फोर्स, क्या दिया है, सेंटीपिटल फोर्स, और आखिरकार तुम्हारे दिमाग में से तुम्हें कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, तुम फॉर्मूला मान लो जानते नहीं हो। आखिरकार तुम इतना तो जानते हो कि सेंटीपिटल फोर्स की जो यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। न्यूटन मतलब जब भी न्यूटन आए तुम्हें कुछ नहीं लिखना, इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं, तो मतलब एम ए से बना लेना। तो हम बनाते हैं मास एल और T-2। इसका मतलब है कि जितने भी ये फोर्स होते हैं सबका डायमेंशनल फार्मूला यही होता है। ये बात हमेशा याद रखना कि हमेशा फॉर्मूले में जाने की ज़रूरत नहीं। एक सिंपल सी छोटी सी ट्रिक है जो तुम्हें ज़्यादातर यूज़ करना, इससे काफ़ी आसान आपकी क्वेश्चन बन जाएंगे और ज़्यादा मज़ा आएगा सॉल्व करने में। अब जो हम आगे बढ़ने वाले हैं, जो किताबों में दिया रहता है उसको हम सॉल्व करते हैं। मुझे लगता है कि सुन के और देख के क्वेश्चन मज़ा आया होगा कि आखिरकार, चलो कोई बात नहीं। अब देखो एक जो है वो है, टॉपिक डालते हैं चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। सब बहुत सिंपल, इसमें कोई भी रटने वाली बात नहीं। इसमें एक जो आता है वो देखने को मिलता है, वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। इसमें तुम जितनी चाहे डेफिनेशन याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ सिंपल से याद रखना है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो इसको हम बहुत डिटेल में समझते हैं, कोई ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। इस इक्वेशन का कहने का मतलब, प्रिंसिपल का कहने का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड और साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड सेम डायमेंशंस होने चाहिए। तो अगर ये कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे अगर समझ में नहीं आता तो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे हमने दिया है एस यू प्लस हाफ AT²। ये प्रिंसिपल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही बताता है कि आपकी जो फॉर्मूला है वो सही है या गलत है। मतलब अगर किसी भी, एक बात याद रखना, अगर किसी भी फॉर्मूले का, मतलब किसी भी इक्वेशन का अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का अगर डायमेंशन मैच नहीं करता है, इसका मतलब वो इक्वेशन गलत है। हमेशा याद रखना, अगर किसी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन और राइट हैंड साइड डायमेंशन मैच नहीं करता है तो इसका मतलब वो इक्वेशन है गलत। जैसे मान लो हमने देखा है कि एस डिस्टेंस होता है तो एल ले लिया है,
u वेलोसिटी होती है तो l t माइनस 1 और टाइम का होता है t। आखिरकार ये आपस में कैंसिल आउट, l इक्वल टू एल। ये बिल्कुल क्लियर है, ये सही हुआ। s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। सबसे पहले जो तुम्हें बात याद रखनी है कि जो भी कांस्टेंट नंबर होते हैं वो डायमेंशन एनालिसिस में हटा दिए जाते हैं, तो इसको तुम रिमूव कर दो। तो आखिरकार तुम्हें क्या होता है, s इक्वल टू ए टी स्क्वायर। डिस्टेंस का क्या होता है, l होता है। एक्सेलरेशन का होता है l t माइनस 2 और टाइम का t स्क्वायर। आपस में कैंसिल आउट, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखो मतलब इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन आपस में मैच करेगा, तो मतलब ये इक्वेशन सही है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल बताता हूँ तुम्हें, जैसे मान लो हमने लिखा s इक्वल टू यू टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो इस पर हम सिंपल सी बात करते हैं ताकि तुम्हें समझाने के लिए। लेंथ की ये है l, वेलोसिटी का होता है क्या है l t माइनस 1 और इसका होता है टी स्क्वायर। तो आपस आखिरी में तुम्हारे पास क्या बच रहा है, एल टी और इस साइड है एल। इसका मतलब है डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। इसी इक्वेशन की हेल्प से, मतलब इसी प्रिंसिपल की हेल्प से हम पता लगाते हैं कि दोनों साइड के डायमेंशंस करेक्ट हैं या नहीं। अब ये वाली बात में क्लियर हो गई होगी। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे मज़ेदार है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिज़िकल क्वांटिटीज़। ये देखने में काफ़ी मज़ेदार लगता है, लेकिन देखो इसमें सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ कि कई जगह फेमस है, बहुत सारे क्वेश्चन पे हैं, तो कोई अपन अच्छा सा क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। तो चलो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं, तब जाके समझ में आएगा। बेटा इसमें नहीं घबराना, ये किताब का क्वेश्चन है, नहीं तो तुम कहोगे भैया या सर हमेशा तुम एक नया क्वेश्चन बना कर डाल देते हो। क्वेश्चन काफ़ी लंबा लग रहा है, लेकिन परेशान नहीं होना है। जैसा जैसा कहा गया वैसे वैसे करते जाना। तुम देखो, तुम्हें सिंपल से इतना याद रखना है। देखो सिंपल सा हमें इतना याद रखना, देखो वेलोसिटी v ऑफ द वाटर डिपेंड्स, तुम्हें कुछ नहीं v लिख लेना है। सिंपल से इतना लिखना, डायरेक्ट क्वेश्चन, डिपेंड ऑन द वेव लेंथ, तुम्हें लैम्डा की पावर a, डेंसिटी ऑफ वाटर इसकी पावर b एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की पावर c। तुम्हें ऐसे लिखना है, तुम्हें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कौन इन्वर्सली कौन डायरेक्टली है। अगर तुम कोई फॉर्मूला जानते हो तो भी नहीं लगाना तुम्हें, तुम सिंपल से ऐसा लिख लेना है। तो मतलब सब डायरेक्टली में लिखना, वो सब पता चलेगा कौन इन्वर्सली है कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते तो कांस्टेंट आ जाता है कि क्या आया है, एक हमने हटाया तो एक कांस्टेंट हमें देखने को मिला कि लैम्डा की a, b और g की c। कोई बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, हम बिल्कुल इजी में करेंगे। वेलोसिटी की क्या होती है, वेलोसिटी को जो देखने को मिलती है वो मिलती है हमें एल टी माइनस 1 m, 0 लिख सकते हो। वैसे a भी सही है, अगर कोई किसी ने अगर a लिखी हो एल टी माइनस 1 तो a भी सही है, दोनों बात एक ही है। अब सिंपल सा दो कांस्टेंट के अलावा जितनी भी क्वांटिटी है सबका तुम लिखना स्टार्ट करो। जो लैम्डा है, लैम्डा मतलब क्या होता है, लैम्डा मतलब लेंथ होता है। तो लैम्डा इक्वल टू एल, तो लैम्डा की पावर a है तो l की पावर a। फिर हम लिखते हैं a डेंसिटी की, तो डेंसिटी जानते हो, डेंसिटी की जो होती है वो होती है, देखो मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम और मास L माइनस 3। तो हमने कितना देखा है कि m L माइनस 3, इसकी पावर क्या है b है, तो यहाँ क्या हो जाएगा m L माइनस 3 की पावर b। तो अगर तुम सिंपल सा लिखना चाहोगे तो क्या लिख लोगे, m b L 3b। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे जो है g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी जो हमें देखना, एक्सेलरेशन की जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है एल टी माइनस 2 और हम सब जानते हैं कि g की पावर कितनी है, c है। तो इसका जो हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा एल टी माइनस 2 इसकी पावर c
अगर हम देखते हैं तो एल सी टी माइनस 2c, इतना तुम्हें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। इतनी सारी क्वांटिटी लग के इसमें रख दो। देखो एल टी माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा, जो तुम सबसे पहले लैम्डा की रखोगे एल ए, डेंसिटी की रखोगे, डेंसिटी की जो आएगी एम बी एल माइनस 3b, और फिर जो तुम एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रखोगे उसे रखोगे एल सी टी 2c। इसको हमने बोला कि m 0 l t माइनस 1 लिख सकते हैं। जो l l के उनको एक साइड ले लो, l a माइनस 3b प्लस c, मतलब l वाले हमने एक साइड ले लिए हैं। अब जो m वाले हैं m b, मतलब l हो गया m, अब बचा है t माइनस 2c। देखो अब सिंपल सा तुम्हें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। m को m के साथ करो, आगे समझ गए होगे। l को l के साथ करो, और जो t है उसको t के साथ कंपेयर करो। तो सिंपल सी देखो तुम्हें देखना है कि m की पावर 0 इक्वल टू m की पावर b। इसका मतलब है कि b इक्वल टू है 0, मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई है 0। अब जो हम देखते हैं कि l इक्वल टू है, देखो l इक्वल टू है l a माइनस 3b प्लस c। इसका मतलब इसकी है 1, तो 1 इक्वल टू क्या है देखने को मिलेगा a माइनस 3b प्लस c। इसकी वैल्यू तो तुम जान गए, b की वैल्यू 0 है, तो 1 इक्वल टू a प्लस c। आखिरकार थर्ड फंस रहा है, कोई बात नहीं। और जो हमने देखी है, हमने आखिरी टाइम की देखी है, तो t माइनस 1 इक्वल टू क्या है t माइनस 2c, मतलब माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2c। तो c की वैल्यू कितनी है 1/2। हम क्या क्या निकाल चुके हैं, a की वैल्यू है, अब देखो सुनो, ये जो b की वैल्यू c की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो 1 इक्वल टू a प्लस हाफ। तो a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, रखोगे तो आएगी 1/2। हमें देखने को क्या क्या मिला है, हमें देखने को जो मिला है, हमने जो फाइनली जो सॉल्व करके निकाला है, देखो हमने जो निकाला है, हमने a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, a की वैल्यू है 1/2, b की वैल्यू 0 है, और जो c की वैल्यू है वो भी 1/2 है। हमने जो आखिरी में जो हमने सबसे पहले फॉर्मूला क्या बना के रखा था, हमने बना के रखा था वेलोसिटी इज इक्वल टू k लैम्डा की पावर a, डेंसिटी की पावर v और g की पावर c। कुछ नहीं, a b और c की वैल्यू रख दो। तो देखो a की वैल्यू है 1/2, b की वैल्यू 0 है, और c की वैल्यू कितनी है वो भी 1/2 है। तो ये तो किसी की पावर 0 तो आंसर 1 देखने को मिलता है। तो b इक्वल टू हो जाएगा k लैम्डा और g, इन सब दोनों के ऊपर रूट तुम्हें देखने को मिल जाए। क्योंकि देखो किसी की पावर a होती है तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल सी कहानी है। तो आखिरकार वेलोसिटी का एक फॉर्मूला तुम्हें क्या देखने को मिला, वेलोसिटी का एक फॉर्मूला देखने को मिला, वो है वेलोसिटी इक्वल टू k कांस्टेंट है अंडर रूट लैम्डा g। ये बाद में पढ़ते रहेंगे अगर किसका फॉर्मूला उससे अपन को मतलब नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ तुम्हें काफ़ी क्लियर हो गई होगी। ये एस.सी. वर्मा सर की बुक का क्वेश्चन है, आप देखो तो काफ़ी आसान लगने लगेगा। एस.सी. वर्मा सर की ये बुक का क्वेश्चन अब काफ़ी देखो आसान लगने लगा। इनमें क्या क्या है, इफ़ द सेंटीपिटल फोर्स इज ऑफ द फॉर्म, मतलब सेंटीपिटल फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, b की पावर v, r की पावर c। तो उन्होंने कहा है a, b और c की वैल्यू निकालो। आई होप, मुझे लगता है तो अब तो तुम खुद ही कर लोगे, लेकिन अगर फिर भी आंसर जो देखनी की है तो देखो सुनो, तुम्हें कुछ नहीं करना। फोर्स इक्वल टू है k m की पावर a, b की पावर v और r की पावर c। इसको तुम सिंपल से सॉल्व करोगे, इसका जो डायमेंशनल फार्मूला जो होता है m l t माइनस 2, और
के एम की पावर ए, बी के होता है एल टी माइनस वन, इसका लिख दो बी, आर का तो एल होता है सी, एम एल टी माइनस टू, के एम ए, एल बी टी बी एल सी। अब तुम जब पूरा सॉल्व करके निकालोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आएगी 2 और सी की वैल्यू आएगी -1। तो सिंपल से तुम इसमें फॉर्मूला रखोगे तो एफ इक्वल टू हो जाएगा के एम 1 बी की पावर स्क्वायर और आर की पावर -1 इक्वल टू हो जाएगा एम बी स्क्वायर अपॉन आर। इतनी सी तुम्हें देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन। ऐसे काफ़ी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करोगे तो तुम कितनी भी तुम्हें टाइम लग जाएगा। हाँ देखो, एक क्वेश्चन काफ़ी जो पूछा जाता है, बच्चे ज़्यादा परेशान रहते हैं कि अगर किसी की यूनिट CGS में दी हो तो उसे SI यूनिट में चेंज करो, और अगर SI यूनिट में दी हो तो CGS में चेंज करो। एक कन्वर्जन है, सिंपल सा आसान है, थोड़ा दिमाग लगाते हैं हो जाएगा। जैसे अगर मान लो SC वर्मई सर का क्वेश्चन ले लेते हैं, उन्होंने कहा एंग मॉडुलस है, उन्होंने बोला है कि जो एंग मॉडुलस है वो उसकी वैल्यू है 19 × 10 की पावर 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर। इनको इन्होंने बोला है कि तुम्हें किस में करना है, CGS में करना है। किस में करना है, CGS में, मतलब इसमें चेंज करना है डाइन में, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। तुम्हें कुछ नहीं करना है, 19 × 10 की पावर 10 ऐसी सिंपली रखे रहो। अब देखो कि 1 न्यूटन में कितनी डाइन होती हैं, मतलब 1 न्यूटन कितनी डाइन के बराबर है, वो सबसे पहले तुम्हें कन्वर्जन याद होना चाहिए। अगर डाइन कन्वर्जन ये भी याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें लिखना है, देखो सुन लो, न्यूटन को तुम्हें लिखना है मीटर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस में लिखना है, न्यूटन की जो अगर तुम इसमें लिखना चाहोगे ऐसा यूनिट में तो केजी, और फिर जैसे देखो न्यूटन मतलब फोर्स, फोर्स मतलब MA, मास मतलब केजी, एक्सेलरेशन मतलब होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुमने इतना सा लिख लिया है। अगर मान लो तुम्हें CGS में कन्वर्ट करना है तो तुम जानते 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, तुम कहोगे 1000। हम बोलेंगे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तुम कहोगे 100। और टाइम सेकंड तो सेकंड ही रहता, चाहे तुम CGS में लिखो या क्या नाम बोलते हैं ये ऐसा यूनिट में सिंपल लिखो। और इतना सा हमने कन्वर्जन कर लिया है। तो जहाँ जहाँ क्या है न्यूटन न्यूटन है वहाँ तुम्हें क्या रखना है, 19 × 10 की पावर 10। न्यूटन की जगह क्या रख दो, न्यूटन की रख दो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन के लिए हो गया है, और नीचे हो गया है मीटर स्क्वायर। केजी की जगह तुम्हें रखना है, क्या रखना है, वो रखना है 1000। मीटर की जगह तुम्हें रखना है 100, सेकंड को सेकंड ही रहने दो, और जो नीचे मीटर स्क्वायर है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो वो हो जाएगा 100 × 100। यहाँ तो कुछ कैंसिल आउट, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया है। तो आखिरकार तुम्हारा आंसर आ रहा होगा 19 × 10 की पावर 10 × 10 और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड और पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो पूरा क्वांटिटी है क्या है, डाइन है। तो 19 × 10 की पावर 11 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर तुम मैच करोगे तो आंसर तुम्हारे यही आया होगा। कोई किसी भी तरीके से करता हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं कैसे करता हूँ जो बहुत यूज़फुल होता है और जल्दी टैकल किया जाता है, मैं सॉल्व ऐसे करता हूँ। कोई ऐसे अगर देखो पहली बार ये मेथड समझ में नहीं आएगा, इसे 2-3 बार ट्राई करो तब जाके मेथड तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। अब तुम्हारे एक दिमाग में आ रहा होगा कि डायमेंशनल एनालिसिस तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसके काफ़ी एडवांटेज मतलब लिमिटेशन है, इसलिए लिमिटेशन भी अगर कोई सुनना चाहे तो सुन लो। वैसे मैं इस सब पे ज़्यादा गौर नहीं करता हूँ, मेरा न्यूमेरिकल निकलवाने का ज़्यादा होता है। पहली बात ये है कि इसके पास जो कांस्टेंट आता है, जैसे हम 2 के कांस्टेंट देख रहे थे, इस एक किसी के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देता। जैसे अगर मान लो कहीं कांस्टेंट की वैल्यू 1/4 पाई हो सकती है,
कहीं इस कांस्टेंट की वैल्यू 2 हो सकती है, कहीं k की वैल्यू 1/2 हो सकती है। जैसे देखो एनर्जी मतलब क्या होता है 1/2 mv², और एक एनर्जी होती है mgh। इसका भी डायमेंशन सेम है और इसका भी डायमेंशन सेम है, लेकिन दोनों फार्मूला अलग अलग है। मतलब पहला डिसएडवांटेज है कि किसी के बारे में भी क्या नहीं बताता है कि आखिरकार कांस्टेंट के बारे में। दूसरा डिसएडवांटेज इसका इतना है कि अगर 3 से ज़्यादा का तुम फिजिकल क्वांटिटी मर्ज करोगे तो दिक्कत ज़्यादा आने लगती है। और जब हम लोग ज़्यादा वैल्यू सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो इसमें भी काफ़ी दिक्कत आ जाती है। तीसरी जो दिक्कत देखने को मिलती है कि जैसे अगर मान लो कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, ट्रिग्नोमेट्रिक अगर कहीं टर्म आ जाए, लॉगरिथमिक टर्म आ जाए या फिर एक्सपोनेंशियल टर्म आ जाए, तब एक इक्वेशन इनवैलिड हो जाती है। मतलब आप ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं निकाल सकते। जैसे अगर मान लो मैं कोई भी इक्वेशन बोल देता हूँ, जैसे मान लो मैंने बोला b होता है 10 sin थीटा और b मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट है और 10 मीटर पर सेकेंड। जो डायमेंशन इसका है वही डायमेंशन इसका है, लेकिन ये वैल्यू अलग है और ये वैल्यू अलग है। इसका मतलब है कि जो ये मेथड है ये इन सब चीज़ों के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं देता है, तो ये भी इसकी डिसएडवांटेज है। और अगर तुम्हें क्वेश्चन मेरे या फिर जो मेरा वर्क सही लग रहा है तो अपनी फ्रेंड सर्कल में से शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ। यही मैं समझ लूँगा, अगर तुम इतना सब काम कर दोगे तो यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी तुम्हारी तरफ से। ये डायमेंशनल एनालिसिस में कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आएगा, मुझे लगता है तुम पूरा फोड़ दोगे। तो अगर फिर भी कोई डाउट्स रह जाए तो कमेंट्स में लिख दीजिए और मैं वेट करता हूँ, मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ कि कौन सी बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उसको कितना पर्सनली हम गाइड कर सकते हैं। आई होप, मुझे लगता है कि तुम सबको कुछ ज़्यादा मजा आया हो और कुछ नए तरीके से तुमने भी कुछ क्वेश्चन सोचा होगा। और आखिरी जो मैंने बोला सरप्राइज़ यही है कि मैं तो पहले बता चुका था कि वो IITA क्वेश्चन नहीं था, लेकिन मैं IIT एडवांस, नीट, NDA, एयरफोर्स इन लेवल क्वेश्चन कराता हूँ जो मेरे पास ऑनलाइन बच्चे पढ़ते हैं जो ऑफलाइन पढ़ते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगली वीडियो मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। मतलब पूरी 11th क्लास की हम सीरीज़ अपलोड करते जा रहे हैं। अगर कोई परमानेंट होगा सीरीज़ देखने वाला तो उसे काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। केमिस्ट्री भी अपलोड कर रहे हैं, फिजिक्स भी अपलोड कर रहे हैं और लेवल IIT एडवांस का रख रहे हैं ताकि वो क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते जाएँ।